हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल के फंक्शंस देखे थे और समझा था कि टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। आइए आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम तीनों के डिफरेंसेस समझेंगे। सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अलग अलग लेवल्स में क्या डिफरेंस है उसे देखेंगे। Point number first, management and administration. In top level management, proportion of management is more and administration is less. यहाँ पर top level management में जो proportion of management होता है वो ज़्यादा होता है। मीन्स उन्हें पॉलिसीज़ बनानी होती है, बिजनेस के रिलेटेड रूल्स डिसाइड करने होते हैं, तो वहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट पर मैनेजमेंट का जो प्रोपोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ लेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मोर। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ज़्यादा होता है। एडमिन डिपार्टमेंट जो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन काम करना, वो यहाँ ज़्यादा होगा। और बॉटम लेवल में क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू लेस, बहुत ही कम होता है मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ मैक्सिमम, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होगा वो मैक्सिमम होगा। रीज़न क्या है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं वो बॉटम लेवल पर इम्प्लीमेंट होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ज़्यादा होता है। इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स आर इंक्लूडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। यहाँ पर आप CEO भी लिख सकते हो, CEO भी यहाँ पर ही आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाउ मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स आर इंक्लूडेड इन इट, या फिर आप डिपार्टमेंटल हेड्स भी बोल सकते हो, ऑफिसर्स लेवल्स भी बोल सकते हो। एंड बॉटम लेवल में कौन कौन इंक्लूड होता है, सो सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज आर इंक्लूडेड इन इट। पॉइंट नंबर थर्ड, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर मोर, दोनों ही ज़्यादा है। यहाँ पर पावर्स भी ज़्यादा होंगे तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। मिडिल लेवल में कंपैरेटिवली लेस अथॉरिटीज़ वेयर एज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू द डिपार्टमेंट ओनली। कंपैरेटिवली लेस अथॉरिटीज़, इनके पास जो अथॉरिटीज़ होती है, जो पावर्स होते हैं, वो टॉप लेवल से कम होते हैं, बट उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उनके डिपार्टमेंट तक ही वैलिड रहती है या सीमित रहती है। मीन्स उन्हें अपने डिपार्टमेंट की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उन्हें नहीं देखना है। एंड बॉटम लेवल में लीस्ट अथॉरिटीज़, इनके पास लीस्ट अथॉरिटी होती है, पावर सबसे कम होते हैं, वाइल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड टू सब डिवीज़न ओनली। सब डिवीज़न मीन्स उस फैक्ट्री का, सपोज करो यहाँ पर है कि फैक्ट्री है एक, और फैक्ट्री का जो हेड होगा, प्रोडक्शन हेड, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सिर्फ उस फैक्ट्री के लिए होगी, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए होगी, और यहाँ पर उस डिवीज़न की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी जिस डिवीज़न में वो काम कर रहे हैं। मीन्स सबसे लीस्ट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट टॉप लेवल। टॉप लेवल पर बहुत ही कम लोग होते हैं। कंपेयर टू टॉप लेवल, नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर एट मिडिल लेवल। ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मैं क्वेश्चन को नीचे ले लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स आर एट टॉप लेवल, कंपेयर टू टॉप लेवल मोर नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर एट मिडिल लेवल। नाउ कंपेयर टू टॉप लेवल, मोर नंबर्स ऑफ मेंबर्स, टॉप लेवल से यहाँ ज़्यादा होंगे मिडिल लेवल में, एंड बॉटम लेवल में सबसे ज़्यादा होंगे। कंपेयर टू टॉप एंड मिडिल लेवल देयर इज मोर नंबर ऑफ मेंबर्स। मीन्स टॉप लेवल पर, अब मैं आपको यही पॉइंट चार्ट में दिखाता हूँ, अब आपको समझ में आएगी। ये रहा चार्ट, देखिए टॉप लेवल पर कम है, फिर मिडिल लेवल में उससे ज़्यादा है, लोअर लेवल बॉटम लेवल में सबसे ज़्यादा है। तो ये दिया हुआ है कि मेंबर्स टॉप लेवल पर कम होते हैं, बॉटम लेवल पर सबसे ज़्यादा होते हैं मेंबर्स। कॉम्पिटेंस, ऑल अराउंड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर टॉप लेवल पर आने के लिए ऑल अराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो भी यहाँ पर मेंबर्स होंगे।
मिडिल लेवल में स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मीन्स अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो उसे प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए, अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो उसे मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अगर वो कंपनी के अकाउंट्स देखता है तो उसे फाइनेंस या अकाउंट्स में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सो पर्टिकुलर जो उनका नॉलेज होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। एंड बॉटम लेवल में रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वंस ओन डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट। वंस ओन डिपार्टमेंट, अब यहाँ पर क्या होता है, वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है सिर्फ उसे उसी डिपार्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। सपोज कीजिए कि एक फैक्ट्री में मशीन पर प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बाद पैकिंग हो रहा है। अब जो काम करने वाला पर्सन है वो मशीन पर काम कर रहा है तो उसे मशीन का नॉलेज होना चाहिए, और अगर पैकिंग में काम कर रहा है तो उसे पैकिंग का नॉलेज होना चाहिए। मीन्स उसे अपने सिर्फ डिपार्टमेंट का नॉलेज हो तो भी चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। दिस लेवल फॉर्मुलेट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ऑफ कंपनी। ये लेवल जो है वो फॉर्मुलेट करती है, मीन्स बनाती है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कंपनी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या पॉलिसीज होती हैं वो बनाते हैं। मिडिल लेवल में दिस लेवल इम्प्लीमेंट्स पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल पॉलिसी बनाता है और मिडिल लेवल उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट करता है मीन्स अप्लाई करता है। एंड बॉटम लेवल दिस लेवल इम्प्लीमेंट्स पॉलिसी एंड डिसीजंस फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब ये बॉटम लेवल क्या करता है, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उन दोनों की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो टॉप लेवल पॉलिसीज बनाएगा, मिडिल लेवल उसे इम्प्लीमेंट करेगा, बॉटम लेवल टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल होना, जवाब देना। दिस लेवल इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट्स, लीगल प्रोविजंस एक्सेट्रा। अब ये जो टॉप लेवल होता है ये किसे रिपोर्ट करेगा या ये किसे जवाब दे सकता है या किसके लिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये रेस्पॉन्सिबल हैं शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लीगल प्रोविजंस। नाउ मिडिल लेवल। मिडिल लेवल इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स टॉप लेवल। मिडिल लेवल का जो अकाउंटेबिलिटी है वो टॉप लेवल तक है। मीन्स मिडिल लेवल को जो भी बताना होगा वो टॉप लेवल को बताएंगे, और टॉप लेवल को जो भी बताना होगा वो अपने शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट को या अलग अलग लीगल डिपार्टमेंट्स को बताएंगे। एंड बॉटम लेवल। बॉटम लेवल इज अकाउंटेबल टुवर्ड्स मिडिल लेवल। बॉटम लेवल को जो भी अकाउंटेबिलिटी करनी है, मीन्स जो भी बताना है, जो इन्फॉर्म करना है, जो सजेस्ट करना है या कोई प्रॉब्लम है तो वो मिडिल लेवल को बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉटम लेवल सीधा सीईओ के पास चला गया और उसे रिपोर्ट करने लगा। सो बॉटम लेवल मिडिल लेवल को रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्ट करेंगे और टॉप लेवल इन सभी डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। पॉइंट नंबर 8, डिसीजंस। Decisions taken by this level are more risky and comparatively more far-reaching to a large action. ये जो होते हैं मोर रिस्की होते हैं। समझो थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई इनसे तो ये बहुत ही रिस्की फैक्टर हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि परचेज में इनसे रॉ मटेरियल रॉन्ग परचेज हो गया, कोई कंपनी की पॉलिसी रॉन्ग हो गई, कुछ इन्होंने गलत डिसीजंस ले लिए तो कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मिडिल लेवल। डिसीजन टेकन बाय दिस लेवल आर लेस रिस्की एंड फार रीचिंग। ये कम रिस्की होंगे। कम रिस्की मीन्स टॉप लेवल से थोड़े कम रिस्की होते हैं। और लास्ट, डिसीजन टेक्स बाय दिस लेवल आर लीस्ट रिस्की एंड फार रीचिंग। लीस्ट रिस्की, सबसे कम रिस्की, सबसे कम रिस्की। अब सपोज करते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर कोई एब्सेंट रहा और उस दिन कोई बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन्स होना था तो वो ट्रांजेक्शन्स करोड़ ऑफ रुपीस में हो सकता है, तो वो मिस हो सकता है। डिपार्टमेंट में होगा तो वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में हो सकता है, दैट मीन्स ये लेस रिस्की हुआ। और ये लीस्ट रिस्की मीन्स जिस भी सब डिवीज़न में ये काम करते हैं सिर्फ उसी तक ही ये पॉसिबल होगा। सो ये था डिफरेंस तीनों में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल में। सो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा समझने में। क्वेश्चन नंबर 12।
Explain management as a process and explain classification of management functions as per various thinkers and experts. Management should be done efficiently for the accomplishment of objectives. For this, management process is to be followed. यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली मैनेजमेंट शुड बी डन एफिशिएंटली, मैनेजमेंट हमें एफिशिएंटली करना है किसके लिए, फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट प्रॉपर करना होगा, हमें प्लानिंग प्रॉपर करनी होगी. फॉर दिस मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू बी फॉलोड, एक प्रोसेस फॉलो करना होगा. कौन सा प्रोसेस मैनेजमेंट का फॉलो करना होगा, आइए देखते हैं. A series of functions which are continuously performed for the accomplishment of predetermined objectives of business is known as process. Series of functions की एक सीरीज होती है, मीन्स इतने सारे काम होते हैं उनकी एक सीरीज होती है. विच आर कंटिन्यूसली परफॉर्म्ड, जो कंटिन्यूस परफॉर्म करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं होगा कि एक काम कर दिया तो दूसरे को रोक देंगे. सपोज करो कि कोई रेडीमेड गारमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा, कटिंग भी होगी, स्टिचिंग भी होगी, आयरन भी होगा, फिनिशिंग भी होगी, पैकिंग भी होगा. तो ये कंटिन्यूस वर्क है. ऐसा नहीं है कि एक काम किया और दूसरा छोड़ दिया. सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं. सो अ सीरीज ऑफ फंक्शन विच आर कंटिन्यूसली परफॉर्म्ड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑफ बिजनेस इज नॉन एज प्रोसेस. बिजनेस के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक सीरीज बनाई जाती है फंक्शंस की, जिसे कंटिन्यूसली परफॉर्म्ड किया जाता है. देयर इज controversy, that means dispute, among different authorities regarding various activities of management process. अब ये मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है. सो अलग अलग अथॉरिटीज़ ने अलग अलग अपने व्यूज़ दिए हैं. मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और अ फील्ड ऑफ नॉलेज. देयरफॉर इट इज़ बट नेचुरल दैट वेरियस थिंकर्स एंड स्कॉलर्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग इट. अलग अलग थिंकर्स ने या अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं. और वो ओपिनियन क्या है कि इन मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए. सो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं जिन्हें हम डीपली समझेंगे. सो क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनल, उन्होंने बताया कि ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ये फंक्शंस होने चाहिए. सबसे पहले प्लानिंग होगी, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल. ये जितने भी आप नेम देख रहे हो ये सारे आपके आने वाले चैप्टर्स हैं. सारे प्लानिंग का भी पूरा चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो ओडोनल ने बताया था कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऐसा होना चाहिए. आगे सेकंड, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल. हेनरी फेयोल ने बताया था कि फर्स्ट प्लानिंग होगी, देन ऑर्गेनाइजिंग होगी, थर्ड डायरेक्शन होगा, फोर्थ कोऑर्डिनेशन होगा एंड फिफ्थ कंट्रोल होगा. अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ स्टाफिंग है, यहाँ स्टाफिंग नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं दिया हुआ है. तो ये हेनरी फेयोल का मानना था और ये इसका मानना था. फिर नाउ थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रुकर. पीटर ने क्या बताया, मैनेजिंग अ बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करना, मैनेजिंग द मैनेजर्स, मैनेजर्स को मैनेज करना, एंड मैनेजिंग वर्कर्स, मैन एंड वर्क, इन वर्कर्स को मैनेज करना या अपने काम को मैनेज करना, ये बताया पीटर ड्रकर ने. फोर्थ, अकॉर्डिंग टू लूथर ग्यूलिक. अब उसने क्या बताया था, तो उसने 7 पॉइंट्स बताए. कौन से, प्लानिंग, सबसे पहले उसने बताया प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. देखिए यहाँ पर कंट्रोलिंग नहीं दिया हुआ है, कंट्रोलिंग नहीं था. सो इसे जो लगा वो उसने बताया कि ये 7 पॉइंट्स होने चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट, जॉर्ज टेरी. अब जॉर्ज टेरी ने क्या बताया था, तो उसने 4 पॉइंट्स बताए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग.
ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जो अलग अलग ऑथर्स ने बताए हैं। इन्हें आगे हम डीप में समझेंगे कि ये क्लासिफिकेशन कैसे होंगे। ठीक है, सो ये थे क्लासिफिकेशन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो आपने यहाँ पर देखे वर्ड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देखते हैं कि वो क्या होता है। प्लानिंग कैसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैसे कहते हैं, स्टाफिंग क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, एंड इम्पोर्टेंस, बेनिफिट्स, ये पूरा चैप्टर आपका हर एक पॉइंट मैंने कहा ना आपको डीपली है। अब ये तो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्लानिंग, बट प्लानिंग का पूरा चैप्टर है आपको। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ प्लानिंग। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। जो हमारा पास्ट हो चुका है वो तो गॉड भी नहीं बदल सकता, बट हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। और फ्यूचर बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, एंड प्रॉपर जो भी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शंस आते हैं उन सबको ध्यान में रखकर करना होगा। बिजनेस का सक्सेस इसी से होगा। प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टू एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब प्लानिंग का मीन क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, जो हमें रिजल्ट्स चाहिए, उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनका सिलेक्शन करना होगा, एंड टू एस्टैब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज़ एंड फोरकास्टिंग फॉर द सेम एंटिसिपेशन। प्लानिंग का मीनिंग होगा जो भी हमें आगे एक्टिविटी करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि आपने 10th दिया, 11th दिया, 12th किया, तो आपको आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम्स में अभी 10 डेज़ पड़े हैं, तो आप प्लानिंग करोगे। क्या प्लानिंग करोगे कि आपको कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना कोर्स बाकी है। तो ये सब प्लानिंग करके आप उनके इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम मीन्स उनके सबके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। ये सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए करोगे, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री का ऑनर होगा तो वो क्या करेगा, वो अपने वर्कर्स के लिए करेगा, वो अपनी फैक्ट्री के लिए करेगा। तो ये पूरी प्लानिंग होगी। प्लानिंग इज़ अ बेस फॉर अदर मैनेजरियल फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एक बेस है। बेस कैसे, मीन्स हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो पहले प्लानिंग करनी होगी। एक बार प्लानिंग हो गई तो उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसके बाद स्टाफिंग होगी, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग होगी, उसके बाद ही कंट्रोलिंग होगा। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं ये प्लानिंग पर डिपेंडेंट है। सो प्लानिंग सबसे पहले होगी, ये एक बेस फंक्शन है, ये बेस है, सबसे पहले करना होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने प्लानिंग तक समझा आज। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग एक बेस फंक्शन होगा, जो भी बाकी के फंक्शंस होंगे वो प्लानिंग पर डिपेंडेंट होंगे। आगे है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।